रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की एक अनूठी कृति है जिसमें जीवन के विभिन्न रंगों को चित्रित किया गया है। यह कहानी उस समाज की गहरी पड़ताल करती है जहां विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। प्रेमचंद ने उस समय के भारतीय समाज के जटिल सामाजिक ढांचे को उजागर किया है। रंगभूमि न केवल एक सामाजिक उपन्यास है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, भले ही उसे समाज से लगातार विरोध का सामना करना पड़े। अध्याय 1, सूरदास की परिचयात्मक यात्रा। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक अंधे भिखारी सूरदास के जीवन से, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस रखता है। उसकी यह यात्रा न केवल उसके जीवन की एक नई दिशा निर्धारित करती है, बल्कि इसके माध्यम से हमें भी उस समय के समाज के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाता है। सूरदास, जिसकी जिंदगी अंधेरे में गुजरती है, वह अपनी आंतरिक दृष्टि के माध्यम से समाज के उन पहलुओं को देख पाता है जो आम आदमी की नज़र से अक्सर छिपे रहते हैं। अध्याय 2, ग्रामीण जीवन की चुनौतियां और सौंदर्य। इस अध्याय में हम उस समय के भारतीय गांवों के जीवन की एक झलक पाते हैं, जहां सादगी और सुंदरता दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। ग्रामीण जीवन की चुनौतियों के साथ साथ इसकी सौंदर्यता को भी प्रेमचंद ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। हमें उस समय के ग्रामीण समाज की विविधताओं, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और उनके जीवन के तरीकों की गहरी समझ मिलती है। ग्रामीण जीवन की चुनौतियां, जैसे कि कठिन परिश्रम, असुरक्षित जीविका के साधन और प्राकृतिक आपदाओं का सामना, इस अध्याय में वर्णित है। लेकिन साथ ही इसमें ग्रामीण जीवन की सौंदर्यता और सादगी को भी दर्शाया गया है। गांव की सुबह की शुरुआत, चिड़ियों की चहचहाहट, हरियाली से भरे खेत और ग्रामीणों की आपसी सहयोग और समर्थन की भावना इस अध्याय को एक विशेष रूप से समृद्ध बनाती है। अध्याय 3, सोफिया और उसके सपने। इस अध्याय में हम सोफिया के जीवन में प्रवेश करते हैं, जो एक युवा शिक्षित महिला है जिसके सपने और आकांक्षाएं हैं। सोफिया उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति को चुनौती देती है और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होती है। उसकी कहानी हमें उस समय के समाज में महिलाओं के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों से परिचित कराती है। सोफिया का चरित्र उस समय के प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। वह उन महिलाओं में से एक है जो अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करती हैं। सोफिया की आकांक्षाएं उसे गांव की सीमाओं से परे ले जाती हैं, जहां वह समाज के लिए कुछ बेहतर करने की चाह रखती है। अध्याय 4, समाज में वर्ग संघर्ष। इस अध्याय का आरंभ होता है समाज में मौजूद विभिन्न वर्गों के बीच के संघर्षों से, जो उस समय के भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता थी, जो अमीर और गरीब, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, शासक और शासित के बीच मौजूद थे। हमें समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की एक विस्तृत तस्वीर मिलती है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे ये विषमताएं समाज में तनाव और संघर्ष को जन्म देती हैं। इस अध्याय में एक ओर हमें अमीर वर्ग के लोगों की जीवन शैली और उनके विलासितापूर्ण जीवन की झलक मिलती है, तो दूसरी ओर निम्न वर्ग के लोगों की संघर्षपूर्ण जीवन शैली को भी दर्शाया गया है। इस विषमता के बीच हमें उन लोगों की कहानियां भी मिलती हैं जो इन सामाजिक बाधाओं को पार करने का प्रयास करते हैं। अध्याय 5, सूरदास की लड़ाई। इस अध्याय में हम सूरदास के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां वह अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। सूरदास की यह लड़ाई केवल उसके लिए नहीं, बल्कि समाज में मौजूद अन्याय और विषमताओं के खिलाफ एक प्रतीकात्मक संघर्ष बन जाती है। उसका यह संघर्ष उसे समाज के विभिन्न तबकों से जूझने को मजबूर करता है, जिसमें अमीर और शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं। सूरदास की यह लड़ाई सिर्फ भौतिक अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि यह उसके अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए भी है। वह अपने लिए एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश करता है जहां वह सम्मान के साथ जी सके।
उसका यह संघर्ष उसे समाज में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना देता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। अध्याय 6, प्रेम और संघर्ष की कहानियाँ। इस अध्याय में हम समाज के विभिन्न तबकों में उत्पन्न होने वाले प्रेम और संघर्षों की कहानियों का अन्वेषण करते हैं। प्रेम और संघर्ष समाज के विभिन्न स्तरों पर एक साथ अस्तित्व में है और कैसे ये दोनों तत्व व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। संघर्ष के क्षणों में भी प्रेम की शक्ति व्यक्तियों को एकजुट रखती है और उन्हें समाज में मौजूद चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है। अंतिम संघर्ष में सूरदास और उसके साथी समाज में फैली विषमताओं और अन्याय के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं। यह संघर्ष न केवल उनके लिए बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए न्याय की आशा को जगाता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। प्रेमचंद ने समाज में मौजूद विभिन्न वर्गों के बीच की दूरियों को पाटने और एक नई समझ की स्थापना की ओर संकेत किया है। यह भाग हमें यह संदेश देता है कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब हम सभी अपने भीतर के भेदभावों और पूर्वाग्रहों को दूर कर एक दूसरे के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। इस प्रकार रंगभूमि का समापन हमें न केवल एक कथानक की समाप्ति प्रदान करता है बल्कि यह हमें उन मूल्यों की ओर भी इशारा करता है जिन्हें अपनाकर हम एक न्यायपूर्ण, समान और मानवीय समाज का निर्माण कर सकते हैं।